आज मैंने इतने लोग IAS IPS बना दिए। कितने लग? बहुत सारे, मतलब मैं गिनती नहीं होगी लेकिन सैकड़ों की संख्या में। यूपी कैडर में कितने? यूपी कैडर में अगर बात करूं तो ललितपुर अभी SP हैं तुम्हारे मोहम्मद मुश्ताक, वो मेरे स्टूडेंट है। आगरा की SSP। तो वही गाड़ी खड़ी थी नीली बत्ती की और उसमें 7-8 पुलिस वाले थे और सैल्यूट कर रहे थे। तो मैंने देखा यार 7-8 पुलिस वाले खड़े के सलाम ठोक रहे हैं। ये बात अंदर से थोड़ी सी रोंगटे खड़े कर रही थी। ऐसा कौन है इस गाड़ी में? तो वो जो मैंने वो सीन देखा था ना पुलिस वालों को सैल्यूट करने वाला, तो वो सीन अंदर से मतलब एक क्या बोलते हैं करंट आता ना, वो करंट पैदा कर दिया था। क्या कुमार सर की बाकी में वो नौबत आ गई थी कि उन्हें लग रहा था कि अब जीन्स की पैंट ही बेचना है? जहाँ पे अपन पढ़ रहे थे यहीं पे 70-80 रुपए की 700-800 रुपए की जीन्स लिया करेंगे, 7-8-10, और यहाँ पे 150-200 रुपए बेच देंगे। तो एक जीन्स पे 70-80 रुपए बच जाएंगे हमको। 10 जीन्स बेच दी तो 700-800 रुपए बच गए। इतने में हमारा रोज का खर्चा निकल जाएगा। बच्चा IAS की बनने की कोशिश कर रहा था और बन रहा है कपड़े बेचने वाला काम। तो कोचिंग में जब हम गए थे तो वहाँ 25-30-40 बच्चों के रिजल्ट लगे थे और उसमें नीचे लिखा था अगला नंबर आपका है। तो हमने ख्वाब आ गया कि हाँ अगला नंबर हमारा ही है। हम 2 महीने पढ़े तब हमें पता चला कि कोचिंग में बेवकूफ बना दिया। दारू की बोतल में 1-1 बोतल खत्म कर देता था। लोग क्वार्टर और हाफ की बात करते हैं, मैं खत्म कर देता था। असहाय, विकलांग, अनाथ, ये सब मेरे यहाँ फ्री पढ़ते हैं। कि हमने IAS की तैयारी करने की सोची। पापा के पास पैसे नहीं थे क्योंकि IAS की कोचिंगों की फीस थी 60-70 हज़ार रुपये उस टाइम पे। IAS की कोचिंगों की हॉस्टल सब मिला के ज्यादा हो रही थी। उस वक्त के 60-70 हज़ार रुपये आज की डेट में 4-5 लाख के बराबर है। तो हमारे पिताजी से उतने पैसे हुए नहीं। तो हमारे गांव में 2 बीघा खेत था पापा का, उस खेत को बेचा था पापा ने। तो निश्चित रूप से उस वक्त सरकार में कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती थी? 3-4 हज़ार रुपये। 3-4 हज़ार रुपये में हमारा घर चलता था। कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। बता दूंगा भेड़ चराने वाला IAS बना। मैं तुम्हें ऐसे बता दूंगा जिसके पापा रिक्शा चलाते थे, घर में रिक्शा बेच दिया पैसे के लिए, वो बच्चा IAS बना। मैं तुम्हें ऐसे बता दूंगा जो जूते पे पॉलिश करता था, वो बच्चा IAS बना। IAS बनने के लिए आपका पढ़ा लिखा ज्यादा होना या नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, बट ग्रेजुएशन हो, कितने भी % मार्क्स हो चलेगा। आप गरीब हो, अमीर हो चलेगा, आप हिंदू हो, मुसलमान हो चलेगा, कोई जाति के हो चलेगा, बस आप में बनने का जज्बा होना चाहिए। 10वीं में भी 33% हो, 12वीं में भी 33% हो, ग्रेजुएशन में भी 33% हो, और IAS की तैयारी कर सकते हो। बस तुम IAS के एग्जाम में ईमानदारी दिखा दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हम लोग बुंदेलखंड के झांसी Tier 2 सिटी में हैं और ऐसे शहरन में अक्सर बेपढ़ाइयाँ नहीं हो पाती हैं जी खुल के हर माँ बाप को सपना रथ, क्योंकि बच्चा पढ़ में और पढ़ लिख के कलेक्टर SP बन में, कलेक्टर SP के लाने का से उनको अच्छो खासो एक रुतबा रथ है, भौकाल रथ है, समाज में इज्जत रथ है। और पढ़े लिखने की भाषा कहें तो देश की सबसे उच्च लेवल की पढ़ाई, उच्च लेवल की परीक्षा और उच्च लेवल की नौकरी। हमारे संग ऐसे ही तमाम IAS IPS बनावे वाले मुकेश कुमार जी और कुमार सर के नाम से आप लोग ज्यादा जानते हो, हमारे संग है। लेकिन इनकी कहानी उतनी दिलचस्प है जितनी बुंदेलखंड के गांव के एक मोड़ा मोड़ी की होते, जिनके पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं होते, लेकिन उनके माँ बाप को सपना रहता है कि जो अभी कलेक्टर SP बन जाए तो मजा आ जाए, रिश्तेदारी में भी जलवा खिंच जाए और परिवार की स्थिति सुधर जाए, पीढ़ियों की स्थिति सुधर जाए। मुकेश सर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको, आपने समय दो। हमने देखो थोड़ा बहुत मोटा माटी आपके बारे में थोड़े हाथ पांव मारे जी, तो पता चलो कि आपकी कहानी भी वही है जैसी हमारे बुंदेलखंड के जो घर घर में कहानी है। देखो मैं भी मतलब वही ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, बस ये है कि थोड़ा हमारा गांव यहाँ से करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो बैकग्राउंड हमारी भी वही है। तो निश्चित रूप से ये जो झांसी जो क्षेत्र जो है वो हमारा मतलब ऐसा लगता है ऐसे अपनापन सा जैसे है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपनापन बहुत है। बोली यहाँ की बहुत अच्छी, जैसे आपकी प्रेम वाली बोली, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं, लेकिन हाँ बोली समझ में आ रही है, सेंटेंस समझ में आ रहे हैं। तो बोली में प्रेम है, अपनापन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भी गांव का पृष्ठभूमि है, तो चीजें अच्छी लगती हैं यहाँ पर। सब एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की है अभी अपने अनुभव के आधार पर कि जितने भी UPSC की पढ़ाई कराने वाली बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जी, वो दिल्ली में है। हाँ, और आपने जो शुरुआत की है, आपने जो देखा है, हमने आपको कि आगरा में भी आपने ब्रांच खोली जी, और आपने मथुरा में भी खोली, झांसी में भी आपकी एक बड़ी ब्रांच चल रही है जी। इसके पीछे आपकी सोच क्या रही ऐसे Tier 2 सिटीज में? देखिए ऐसा है, बच्चा दिल्ली तैयारी करने जाता है, IAS की 1.5 से 2 लाख रुपए फीस लगती है, और कम से कम साल से 1.5 साल रहता है। एक महीने का खर्चा कम से 10 से 15 हज़ार है। आप अंदाजा लगाओ कि 1,80,000 2 लाख रुपए तो रहने खाने पीने के हो गए।
करीब 1.5 से 2 लाख फीस हो गई, 4 लाख रुपए में आईएएस की तैयारी पड़ रही है। तो हमने यहाँ पर ये चीजें इसलिए दी कि हमारे यहाँ फीस बहुत कम है, मतलब जितनी वहां है उसका 1/10 हिस्सा भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इतने में बच्चा आराम से तैयारी कर लेगा। हम यहाँ सारी सुविधा, लाइब्रेरी, क्लासरूम बढ़िया जो दिल्ली में है उससे बेहतर देने की पूरी कोशिश करी गई है। बच्चा देख रहा है तो जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। वो इसलिए दी ताकि जो बच्चे 3-4-5 लाख खर्च नहीं कर सकते वो यहाँ अपने घर में रह के बेहतर क्वालिटी के साथ में जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दिल्ली में जाके बच्चे के भटकने की संभावना बहुत है। कारण कि मम्मी के हाथ का, बहन के हाथ का खाना होता है तो अपनापन आता है। वहां पे तुम टिफिन लगाते हो, इधर उधर करते हो तो बच्चे में वो वाली बात नहीं आती। और दोस्त यार होते हैं तो आप भी समझते हो आजकल की कल्चर, संस्कृति क्या है। यहाँ पे बच्चा अपने घर में रहता है, घर के खाने पीने का महत्व है। सुबह क्लास आया, अपना चला गया और फिर यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा और उसके बाद घर जाके अपना फिर पढ़ाई करी उसने। तो यहाँ टारगेट के लिए कमिटेड रहे, इसलिए हमने यहाँ पे कोचिंग खोली है। सर आप सोशल मीडिया पे बहुत छाए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी पूरे देश में विख्यात है। मिलियंस में आपकी वीडियो चलती हैं। हाँ। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जी, हम खुद उन्हीं में से एक हैं जी। सब पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, पढ़ाई में मन तब नहीं लगता जब बच्चा भटकता है। हाँ। कभी भी कोई भी आदमी जब भटकता है तब मन नहीं लगता। हाँ। जब किसी इंसान को अपने मम्मी पापा का संघर्ष दिखाई दे, उसे पता चले कि पापा 10-15 हज़ार रुपए कमाने के लिए कैसे चक्कर काटते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी समझो आप इनको, है ना। जब ये 10-15-20 हज़ार के लिए पिताजी सुबह उठते हैं, शाम को लौटते हैं, क्यों करते हैं? बच्चे के लिए तो करते हैं, ताकि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जिसे माँ बाप का संघर्ष दिखाई देता है वो न कभी भटकता है और उसका पढ़ाई में मन भी लगता है। जिसे माँ बाप का संघर्ष दिखाई नहीं देता वो हमेशा भटकता है। और खासतौर से आज की डेट में जो बच्चा भटक रहा है वो इसकी वजह से भटक रहा है, मोबाइल की वजह से। कारण आप कोई रील देख रहे हो, पढ़ाई की रील देख रहे हो, अचानक को कोई वैसी रील आ गई अश्लील टाइप की, तो बच्चा देख रहा है उसको। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक वैसी रील दोबारा दिखाएगा। तो आप तो पढ़ाई की देख रहे थे, आप भटक गए नहीं भटक गए? अब असली रीलें आएंगी रो 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 रो, तो जो पढ़ाई की चीज है वो भूल जाएगा बंदा, ये देखेगा तो भटकेगा नहीं तो क्या होगा। यही हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। हाँ। उनके लिए क्या स्कोप है? यूपीएससी जैसी कठिन या बड़ी परीक्षा देश की, सबसे बड़ी बात कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, मतलब आईएएस आईपीएस बनने के लिए, हाँ, या पीसीएस बनने के लिए, हाँ, 10वीं में, 12वीं में और ग्रेजुएशन में, हाँ, कितने भी मार्क्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा बस पास होना चाहिए। मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा नंबर होने चाहिए, नहीं। 10वीं में भी 33% हो, 12वीं में भी 33% हो, ग्रेजुएशन में भी 33% हो, और आईएएस की तैयारी कर सकते हो। बस तुम आईएएस के एग्जाम में ईमानदारी दिखा दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड कमजोर है, अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी मीडियम के बच्चे भी निकलते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी निकलते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़े हैं वो भी निकलते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं वो भी निकल रहे हैं। अब बच्चा को जानकारी नहीं है वो एक अलग बात है। आप कभी कभी कोचिंग से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे भी जोर देते हैं। हाँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ होना नहीं है। हम कोचिंग मान लो पढ़ाते हैं, हाँ, मैं ये बता रहा हूँ ये रास्ता दिल्ली जा रहा है, तो मैं टॉपिक पढ़ाई तो रहा हूँ कि ये रास्ता दिल्ली जा रहा है। दिल्ली यहाँ से जाने के बाद पहले दतिया आएगा, दतिया के बाद डबरा आएगा, डबरा के बाद ग्वालियर आएगा। मैं रास्ता बता दिया ना। हाँ। अब बच्चे को सेल्फ चलना तो पड़ेगा, स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। दतिया जाएगा, फिर डबरा जाएगा, मैं धक्का देके तो भेज नहीं दूंगा दिल्ली। तो सेल्फ स्टडी का महत्व तो वैसे ही है जैसे हम खुद काम करते हैं। मैं बता सकता हूँ कि रोटी ऐसे बेलती है, बेलनी तो आपको पड़ेगी ना, मैं बेल के थोड़ी दे दूंगा आपके मुंह में, आप खुद सोचो। तो बच्चों को सेल्फ स्टडी के बिना कोई कुछ कर नहीं पाएगा। कुमार सर की कहानी क्या है? कुमार सर भी अपनी लाइफ में बार बार भटके, कभी सिनेमा की तरफ, कभी यूपीएससी करने जा रहे थे, पहुंच गए कोटा। हाँ। वो कहानी क्या है? देखिए, मैं एक्चुअली क्या था, पहली बात तो ये कि मैं शुरुआत में जब 2003-4 के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं थोड़ा अपना फिल्मों की लाइन में गया था। क्योंकि निश्चित रूप से बच्चा होता है, उस टाइम पे मेरी भी उम्र ऐसी थी तो भटकाव था। फिर उसके बाद में मैंने एमबीए करने की कोशिश की थी, पापा के पैसे भी चले गए, वो कोई फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है, माँ बाप का जब साया होता है हमारे साथ में तो बच्चे की भटकने की संभावना होती है, क्योंकि माँ बाप पैसे देते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि हमें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा, हम माँ बाप से कब तक सहारा ले सकते हैं? माँ बाप तो निश्चित रूप से देंगे ही, जब तक सक्षम है देंगे, लेकिन बच्चा माँ बाप से कब तक मांगेगा आप बताओ। जब हमें ये बात का एहसास होने लग गया तो हमने खुद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास किया। पहले आईएएस की तैयारी की,
लेकिन अब आईएएस की तैयारी की तो हम इंटरव्यू तक गए, लेकिन बीच में हमारी फिर मम्मी अचानक एक्सपायर हो गई थी, थोड़ा सा चीज़ें इधर से उधर हो गई, पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर कोचिंग खोली थी, और 2006 में कोचिंग खोलने के बाद में तब से आज 2026 चल रहा है। सर किसी भी स्तर का व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? किसी भी स्तर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बता दूंगा, भेड़ चराने वाला आईएएस बना। मैं तुम्हें ऐसे बता दूंगा जिसके पापा रिक्शा चलाते थे, घर में रिक्शा बेच दिया पैसे के लिए, वो बच्चा आईएएस बना। मैं तुम्हें ऐसे बता दूंगा जो कि जूते पे पॉलिश करता था, वो बच्चा आईएएस बना। आईएएस बनने के लिए आपका पढ़ा लिखा ज्यादा होना या नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, बट ग्रेजुएशन हो, कितने भी % मार्क्स हो चलेगा। आप गरीब हो अमीर हो चलेगा, आप हिंदू हो मुसलमान हो चलेगा, कोई जाति के हो चलेगा, बस आप में बनने का जज्बा होना चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए। बिना आग के तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपकी भी एक बड़ी मार्मिक कहानी है। घर में पैसे नहीं थे, पिताजी इतनी मजबूत नौकरी नहीं करते थे कि लाखों रुपए आए यूपीएससी की पढ़ाई कराई जा सके। तो फिर आपको भी बाद में पता चला कि 2 बीघा जमीन बेचनी पड़ी परिवार को। जी। तब आपके फीस के पैसे जमा हो पाए थे? देखिए, मेरे पिताजी एक्चुअली शुरुआत में जब मैं मतलब पढ़ रहा था, तो हमारे पिताजी उस वक्त पुलिस में कांस्टेबल थे। तो निश्चित रूप से उस वक्त सरकार में कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती थी? 3-4 हजार रुपए। 3-4 हजार रुपए में हमारा घर चलता था। कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि देखो जो घर चलाता है उसे पता होती है। हर एक आदमी को दूर की ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जो घर चलाता है उसको पता होती है। हमें पता थी कि हमारी मम्मी की स्थिति क्या है, क्योंकि हमारी मम्मी हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। पापा कैसे कमाते थे सब पता था। और बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आ गई कि हमने आईएएस की तैयारी करने की सोची। पापा के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि आईएएस की कोचिंगों की फीस थी 60-70 हजार रुपए उस टाइम पे। आईएएस की कोचिंगों की हॉस्टल सब मिला के ज्यादा हो रही थी। उस वक्त के 60-70 हजार रुपए आज की डेट में 4-5 लाख के बराबर है। तो हमारे पिताजी से उतने पैसे हुए नहीं। तो हमारे गांव में 2 बीघा खेत था पापा का, उस खेत को बेचा था पापा ने, तब हमारी कोचिंग के लिए फीस दी थी। आज भी याद है, आगरा में एक संजय पैलेस में एक जगह थी, ब्रांच थी बैंक की, उसमें डीडी बनवा के आया था मैं कोचिंग का। आज भी वो पैसे जब आए थे खेत बिकने के, उस पैसे से डीडी बनवाया था। अच्छा, जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, वो अपनी तकलीफ बताता है, परिवार की स्थिति, तो थोड़ा सा आप झुकते हैं? देखिए, मैं आपको सीधी बताऊं, झुकना न झुकना वो बाद में समझ जाना। आप सिर्फ एक ही बात समझ लो, मेरे पास में अगर कोई गरीब बच्चा आ गया, कोई असहाय बच्चा आ गया, कोई अनाथ बच्चा आ गया, इनमें से कोई भी विकलांग आ गया, 40% से ज्यादा विकलांग है, वो हमेशा फ्री कोचिंग करता है, पैसे नहीं लगते उसके। अब आप बताओ झुकना हूं कि नहीं झुकता? तो इतना समझ जाओ आप। ये सब जितने मैंने बोले, असहाय, विकलांग, अनाथ, ये सब मेरे यहाँ फ्री पढ़ते हैं। झांसी में अपन कोचिंग में बैठे हैं, 3री मंजिल में बैठे हैं, छत मतलब टॉप फ्लोर है ये। टॉप फ्लोर में देखा होगा नीचे जो एरिया पार्किंग का है और जो रूम बना है, वो मालूम है वो रूम किस लिए बना है? ताकि कोई बच्चा अगर झांसी में किसी भी सेंटर में पेपर देने आया हो, बाहर का रहने वाला है, मान लो कानपुर कहीं का भी है, एक्सपाइजेड है ना, पेपर देने आया, सेंटर पढ़ते हैं बहुत सारे सरकारी पेपर हो गए। अब पेपर देने आया है, उस पर होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं है, धर्मशाला में रुकने के पैसे नहीं है, या है भी तो क्यों पैसे दे, जब हमने बना रखा है तो। यहाँ पर रुके, रात को स्टे करे, अपना नहाए धोए, आराम से सुबह पेपर देने जाए। जब हमने ये व्यवस्था दे रखी है तो बच्चा पैसे क्यों दे भैया? ये व्यवस्था है? हाँ, यहाँ है। झांसी के कुमार आईएएस में नीचे ये व्यवस्था है कि कोई भी देश, कोई भी, मैं कह रहा हूँ, बस उसको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है। हाँ। अब एडमिट कार्ड हम इसलिए देखते हैं कि वास्तव में पेपर है, ऐसा तो नहीं है कि चोरी करके आया तो यहाँ पे रुक जा, कल को पुलिस वाले हमें पकड़ ले। सही बात। तो ये सबूत के रूप में हम पूछते हैं कि आपके पास एडमिट कार्ड है, आप दिखाओ, आराम से रुको, सो, वहां पे स्टे करो, सुबह नहाओ दो, अपना फ्रेश हो, जाओ पेपर देने। कोई भी आ सकता है, इसमें क्या है। अच्छा, आपकी एक कहानी ये भी है कि आपको लत लग गई थी शराब की। देखिए, मेरा शायद आपके पास फोटो पड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो फेसबुक इंस्टाग्राम से निकालना। मेरे को इतनी शराब पीने की लत लगी थी, शराब बियर पीने की, कि मैं पर डे पीता था शाम को। और मैं 18, 19, 20 बियर तक पिए मैंने, एक दिन में पिए। दारू की बोतल में 1-1, 1.5 बोतल खत्म कर देता था। लोग क्वार्टर और हाफ की बात करते हैं, मैं खत्म कर देता था। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, अगर इंसान किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने आज छोड़ दी, 4-5 साल हो गए, मेरे को हाथ नहीं लगाया मैंने। आदमी जीरो से हीरो बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कहीं नहीं बन सकता। तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरे फेसबुक से मोटे वाले फोटो उठा लो, 1.5 क्विंटल का वजन था मेरा, आपके सामने बैठा हूं अभी। ऐसा तो है नहीं कि पेट पिचका लिया है मैंने, आपके सामने बैठा हूं। आप पहले फेसबुक से और इंस्टाग्राम से फोटो उठा लो, फिर चेक कर लेना, कंपेयर कर लेना। 1 क्विंटल 30 किलो, 1 क्विंटल 48 किलो वजन था मेरा। 1.5 क्विंटल? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी जो परिपाटी जो आपके साथ हुई, आप कोचिंग गए जी, घर से पैसे ले गए 90,000, कैसे इंतजाम किया, क्या हुआ, ये पूरी कहानी आपने बताई। जब वहां गए, वहां
होर्डिंग्स पे बैनर्स जो भी उस समय चलते होंगे 2004-2006 के आसपास, तो वहाँ बच्चों के सिलेक्शन की फोटो लगी थी। देखिए और मैं आज भी आप जाएंगे वहाँ तो आज भी हर जगह मतलब वो फोटो मैं लगी। जिस कोचिंग में गया था उस टाइम पे दिल्ली में, उस वक्त जगह थी बसंत विहार। हाँ वहां पे हमने पैसे जमा किए थे, तो कोचिंग में जब हम गए थे तो वहाँ 25, 30, 40 बच्चों के रिजल्ट लगे थे और उसमें नीचे लिखा था अगला नंबर आपका है। तो हमने ख्वाब आ गया कि हाँ अगला नंबर हमारा ही है, हम भी मेहनत करेंगे। हमने पापा से पैसे वैसे की जुगाड़ करवाई, पापा ने खेत बेचा, पैसे आ गए, हमने कोचिंग में जाके डीडी जमा कर दिया। लेकिन बाद में हमारे आंखों के आगे से जो धूल थी ना वो हट गई। हम 2 महीने पढ़े तब हमें पता चला कि कोचिंग में बेवकूफ बना दिया। कोचिंग में जो रिजल्ट दिखाए थे वो सब वैसे ही थे, रिजल्ट जो थे वो वैसे ही थे, रियल में पैसे बर्बाद हो गए। तो हमने खुद अपनी सेल्फ स्टडी करी, सेल्फ स्टडी करके खुद इस स्थिति में आए कि पहले प्री निकला, फिर मेंस निकला, इंटरव्यू तक गए। फिर जब हमें मम्मी बीच में जब एक्सपायर हो गई तो उसके बाद में फिर अपना पढ़ाने के लिए भी लाइन में आना पड़ा, तो फिर इस लाइन में आ गए। फिर अब धीरे धीरे इस फील्ड में इतने रिदम में आ गए कि अब पीछे लौट ही नहीं पाए। क्या कुमार सर की बाकी में वो नौबत आ गई थी कि उन्हें लग रहा था कि अब जीन्स के पैंट ही बेचना है? हाँ, ये जब मैं पढ़ाना शुरू किया था ना, तब चूंकि देखो पापा से पैसे मांगना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो मन कर रहा था दिल्ली में, चूंकि खर्चे पानी निकालने के लिए पैसे नहीं थे, तो मन कर रहा था दिल्ली के गांधी विहार एक जगह, गांधीनगर एक जगह पड़ती है, वहां पे थोकों में कपड़े मिलते हैं, शर्ट और पैंट, जीन्स भी। तो हमें पता चली थी कि वहाँ 70, 80 रुपए की जीन्स मिलती हैं। तो हमने सोचा था कि वहीं पे जहाँ पे अपन पढ़ रहे थे वहीं पे 70, 80 रुपए की, 700-800 रुपए की जीन्स लिया करेंगे, 7, 8, 10, और यहाँ पे 150, 200 रुपए बेच देंगे। तो एक जीन्स पे 70, 80 रुपए बच जाएंगे हमको। 10 जीन्स बेच दी तो 700, 800 रुपए बच गए, इतने में हमारा रोज का खर्चा निकल जाएगा। ये विकल्प हमारे मन में पहले था, लेकिन हमें ये पता चला बाद में कि यार अगर पापा को पता चलेगी कि हम कपड़े बेचते हैं तो पापा को बहुत दुख होगा कि मेरा बेटा ये काम कर रहा है। तो हमने इस रास्ते को छोड़ के हमने पढ़ाने वाला रास्ता चुना था। कम से कम पढ़ाने वाले रास्ते में सबसे बड़ी बात है सम्मान तो है, कम से कम ठीक है। यदि आईएएस नहीं बन पाया तो और बच्चों मतलब को तो अवसर दे, रास्ता तो दिखा रहा हूँ भाई दूसरों को, गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कपड़ा बेचने का काम गलत है, गलत नहीं है वो, लेकिन शायद मेरे पिताजी को शायद वो ये बात अच्छी नहीं लगती, ये मुझे फील हो रहा था। किसी के भी पिताजी को अच्छी नहीं लगेगी कि भाई बच्चा आईएएस की बनने की कोशिश कर रहा था और बन रहा है कपड़े बेचने वाला काम। तो ये बात मुझे शोभा नहीं थी कि पापा का, मैंने कहा दिल दुखेगा, इसलिए ये रास्ता सही था, तो इसलिए मैं पढ़ाने के रास्ते में फिर आ गया। एक कहानी और है, आगरा की एसएसपी ऐसा था, मुझे आज भी याद है जी। मैं शायद ग्रेजुएशन खत्म कर रहा था उस वक्त। आगरा में एक वाटर वर्क्स चौराहा पड़ता है, तो हमारे पास साइकिल थी, उस वक्त साइकिल से जाते थे। उस वक्त साइकिल बहुत बढ़िया चलती थी, अब तो ये लोगों पे पैसे वैसे आ गए, मोटरसाइकिल वगैरह आ गई है, तो पहले हम साइकिल से जाते थे। हमारे पास साइकिल थी, रेंजर वाली आते थे सीधे हाथों में, तो निकल रहे थे। तो वहीं पे वाटर वर्क्स चौराहे के साइड में एक गाड़ी खड़ी थी। क्या एज रही? 16-17 मेरी उस वक्त उम्र थी, ग्रेजुएशन के उसमें था, तो मान के चलो 1982 का मेरा जन्म है, 2003, मतलब मान के चलो 19-20 के साल पर। तो वही गाड़ी खड़ी थी नीली बत्ती की, और उसमें 7-8 पुलिस वाले थे, सैल्यूट कर रहे थे। और उस वक्त मुझे आज भी याद है, उस वक्त क्या था कि राजकुमार विश्वकर्मा आईपीएस ऑफिसर थे, वो आगरा के एसएसपी हुआ करते थे उस वक्त। तो मैंने देखा यार 7-8 पुलिस वाले खड़े के सलाम ठोक रहे हैं, ये बात अंदर से थोड़ी सी रोंगटे खड़े कर रही थी, ऐसा कौन है इस गाड़ी में? तो वो जो मैंने वो सीन देखा था ना पुलिस वालों को सैल्यूट करने वाला, तो वो सीन अंदर से मतलब एक क्या बोलते हैं करंट आता ना, वो करंट पैदा कर दिया था। तो उस दिन के बाद लगा था कि यार जब ये इंसान बन सकता है, इनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, ये भी एक माँ की कोख में 9 महीने रहे होंगे, मैं भी, यही सब कंडीशन मेरी है, तो जब ये बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। तो मेरे मस्तिष्क में यहाँ से ये वाला क्रेज पैदा हुआ था, वो ट्रिगर पॉइंट था, बस वहां से मतलब एक जज्बा पैदा होता है। वो फिर मरा नहीं, फिर वो आज भी है, निश्चित रूप से आज भी। बस ये है कि ये मलाल रहता है कभी कि काश उस इंटरव्यू में निकल जाते। देखिए मलाल तो खैर मैं कहूँ या ना कहूँ वो अलग मुद्दा है, मेरा कहने का मतलब है कि आज इतना मलाल नहीं रहता कि आईपीएस आईपीएस नहीं बन पाया। मैं आईएएस नहीं बनना चाहता था, आईपीएस बनना चाहता था, और राजकुमार विश्वकर्मा जी को देख के आईपीएस बनने का था मैं, लेकिन मलाल नहीं रहता मुझे। पर ये है कि हाँ आज मैंने इतने लोग आईएएस आईपीएस बना दिए, कितने लगभग? बहुत सारे, मतलब मैं गिनती नहीं होगी लेकिन सैकड़ों की संख्या में। यूपी कैडर में कितने? यूपी कैडर में अगर बात करूं तो ललितपुर अभी एसपी हैं तुम्हारे मोहम्मद मुश्ताक, वो मेरे स्टूडेंट है। हाँ, अभी आप जाएं तो उनसे पूछिएगा, अब कुमार सर से दिल्ली वाली ब्रांच में पढ़ते थे, तो आज मेरे स्टूडेंट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पहले उनका सिलेक्शन बिहार पीसीएस में हुआ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, फिर उनका सिलेक्शन आईआरएस में हुआ, फिर सामने वाले बंदे का सिलेक्शन आईपीएस में हुआ।
बहुत बढ़िया। ये आगरा के GRP में SP भी रहे थे। हाँ हाँ रहे हैं। तो